हे गाइस, वेलकम टू प्रथम पग द फर्स्ट स्टेप। सो गाइस, आज ज्योग्राफी का 5th लेक्चर है और आज अपन क्या कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे, रेड पेन ले लेता हूँ, आज थोड़ा फील ले लूँ। यस, ग्रीन, चलो ब्लू से ही चलते हैं। कि आज हम गाइस कवर करेंगे वोल्केनोज वोल्केनोज और वोल्केनिज्म। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि वोल्केनोज कहते किसको हैं। तो सपोज करो दिस इज आवर अर्थ क्रस्ट। तो इस अर्थ क्रस्ट में एक वेंट या फिर एक ओपनिंग, ये जो ओपनिंग देख रहे हो ना, ये ओपनिंग हो जाए ना अर्थ क्रस्ट में और इधर से मॉल्टेन मटेरियल निकलने लग जाए। सो दिस इज नथिंग बट दिस थिंग इज ओनली वोल्केनो। ये है वोल्केनोज गाइस। बट हम बात करेंगे आज वोल्केनिज्म। तो वोल्केनिज्म किसको कहते हैं? अर्थ के अंदर कैसे रॉक्स पहुंच रही हैं, रॉक्स कैसे मेल्ट हो रही हैं, देन कन्वेक्शनल करंट उसको कैसे मूव करा रहा है, इस चीज़ को। और उसके बाद अर्थ के अंदर कुछ सर्टेन फीचर्स बनती हैं, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, ये फीचर्स, या फिर जो एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स बनती हैं जैसे एशन सिंडर कोन, कंपोजिट कोन्स। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये जो पूरा प्रोसेस जिसमें वोल्केनो एक छोटा सा सब पार्ट है उसका, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वोल्केनिज्म। आज हम ये पढ़ेंगे वोल्केनिज्म। तो सबसे पहले गाइज जानते हैं कि एक वोल्केनो में होता क्या है। हाँ गाइज, तो सबसे पहले जानते हैं कि एक वोल्केनो में होता क्या, लाइक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है उसके, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वोल्केनो। सॉरी, एक सेकंड, इरेजर स्ट्रोक। यस, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक वोल्केनो में होता क्या है। तो एक वोल्केनो बना होता है, लाइक तीन चीज़ें इसमें मेन होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें वाटर वेपर होता है। मुझे पता है आपका मुंह खुला का खुला रहेगा कि वोल्केनो में सबसे ज़्यादा मैग्मा नहीं होता, लावा नहीं होता। नहीं गाइस, सबसे ज़्यादा इसमें वाटर वेपर और गैसेस होती हैं, अराउंड 60%। उसके बाद मैग्मा और लावा कह लो, ये चीज़। और थर्ड होता है जो होता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल। दिस इज नथिंग, पायरोक्लास्टिक नाम से घबराना मत, ये कुछ नहीं, ऐश, डस्ट, छोटे रॉक फ्रैगमेंट्स, ये चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ है गाइस कि वाटर वेपर और गैसेस से मिलके, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वोल्केनोज में कोई अगर कहे तो आप उनको यही बताओगे कि भाई वोल्केनो में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो वाटर वेपर और गैस होता है, ये 60% होता है। और उसके बाद मैग्मा और लावा, देन पायरोक्लास्टिक मटेरियल। सो मूविंग फॉरवर्ड गाइस, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि वाटर वेपर गैस हमने बता दिया 60% है। तो जो मैग्मा से स्टार्ट करते हैं, मैग्मा है या फिर लावा कह लो, ये कुछ नहीं है, मॉल्टेन रॉक मटेरियल। दिस इज नथिंग बट मॉल्टेन रॉक मटेरियल, जो इंटेंस टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब रॉक है जो मेल्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंटेंस और टेम्परेचर और प्रेशर है वहाँ पे, इस करके। और वहाँ पे कन्वेक्शनल करंट है, जिसके कारण वो मॉल्टेन रॉक मटेरियल्स ऊपर की ओर आते हैं। तो ये जो मैग्मा या जो ये लावा है ना, ये दो टाइप का होता है। ये है, ये कैच है गाइस, इसको याद रखना। ये समझ गए ना, आजकल लेक्चर समझ जाओगे। एक होता है एसिडिक मीडियम और एक होता है बेसिक लावा। एसिडिक लावा ये होता है रिच और ग्रेटर इन सिलिका। किसमें? सिलिका में। किसमें ज़्यादा होता है? तो रिच इन सिलिका। वेयर एज बेसिक रिच इन आयरन। किसमें? आयरन। दूसरी पॉइंट अगर हम देखने चले तो रिच इन सिलिका है, दैट इज ये हाईली विस्कस है, जिसके कारण इसकी फ्लो करने की पोटेंशियल कम हो जाती है एंड कूल्स। इसको पहले लिख लेते हैं ना ढंग से। ये ट्रैवल कर पाता है शॉर्ट डिस्टेंस, वेयर एज travels short distance and cools rapidly। Whereas अगर ये देखा जाए बेसिक मीडियम में, जो बेसिक लावा है वो क्या होता है, तो आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा है। Whereas ये हाईली फ्लूइड होता है, दैट मीन्स
ट्रैवल्स, कि ये जो चीज़ ज़्यादा फ्लूइड होगी गाइस, ऑब्वियस ही बात है कि वो ट्रैवल करेगी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस एंड कूल्स स्लोली। ये चीज़ ध्यान रखो। और इसका अगर आपसे पूछे कि एग्जाम्पल बताओ, तो आप इसको कह सकते हो कि ग्रेनाइट एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है इसका। और अगर कोई बेसिक लावा का एग्जाम्पल बोले तो आंख बंद करके बोलना बसाल्ट। बसाल्ट ये हमारे ओशनिक क्रस्ट में मिलता है। ये मेड ये किससे बना है, तो बेसिक लावा से बना है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बसाल्ट याद रखना। एक और चीज़ मैं बता दूं यहाँ पे, आगे ही बताऊंगा। जो एसिडिक लावा होते हैं ना, ये रिलेटेड होते हैं वायलेंट इरप्शन से मोस्टली, वेयर एज ये जो होते हैं ना, ये फिशर इरप्शन करते हैं। फिशर यानी कि साइलेंट। कौन से ये करते हैं, तो ये चुपचाप साइलेंटली, बहुत साइलेंटली ये इरप्शन होता है। इस करके ये वायलेंट क्यों, क्योंकि ये जो एसिडिक लावा है, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। दस माउंटेन्स को फिर से माउंटेन्स में वेंट बनाने के लिए इनको वायलेंट होना पड़ता है। दस नहीं, दैट्स वाई वायलेंट इरप्शंस। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि वायलेंट क्यों, क्योंकि ये माउंटेन्स एसिडिक मीडियम जो होते हैं ना, एसिडिक मैग्मा, ये वायलेंट इरप्शंस इसलिए करते हैं क्योंकि ये माउंटेन्स बनाते हैं, और माउंटेन्स बनाने के कारण इनको वेंट बनाने के लिए वायलेंट होना पड़ता है। वेयर एज ये प्लेट्यूज बनाते हैं, बेसिक मीडियम जो होते हैं ये प्लेट्यूज बनाता है, तो ये बहुत ही साइलेंट इरप्ट हो जाता है, मतलब कि प्यार से, बहुत हल्के से, पता भी नहीं लगता। तो ये चीज़ है। तो हमने देखा कि वोल्केनोस किस किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ थी वाटर वेपर, सेकंड मैग्मा, एंड द थर्ड इज पायरोक्लास्टिक मटेरियल। पायरोक्लास्टिक मटेरियल गाइज कुछ नहीं है, नाम पे मत जाओ, बहुत ही मतलब है ही नहीं कुछ इसमें। किस चीज़ से बने होते हैं, तो वॉल्केनिक ऐश, डस्ट, रॉक रॉक्स रॉक रॉक पार्टिकल्स, छोटे बड़े जो भी लगा लो इसमें आप, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वोल्केनोज में सिर्फ छोटे रॉक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स भी निकलते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो ये सब चीज़ें मिलके ना पायरोक्लास्टिक मटेरियल बनाता है। और याद रखना कि वोल्केनोज से ना, मतलब इसी ये वोल्केनिक ऐश और जब डस्ट निकलेगा तो क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा वोल्केनो के ऊपर। और ये क्लाउड इतने थिक होते हैं ना, हम्म इतने थिक होते हैं कि इनके कारण डिमिंग होने लग जाती है, दैट इज सनलाइट कम आने लग जाता है। हाँ, सनलाइट कम आने से मतलब कि डिमिंग हो जाती है। और मतलब वहाँ पे, इसका मैं एक एग्जांपल आपको रिलेट करना चाहता था, इसलिए पॉइंट बता रहा हूँ कि आज तक ना 6 बार मास एक्सटिंक्शन हुआ है, 6 टाइम्स मास एक्सटिंक्शन। यस, नाम से ही मतलब लग रहा होगा पता कि पूरे दुनिया में जो लोग खत्म हुए ना, उसको मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो ये जो आज तक 6 टाइम्स हुआ है ना, उसमें एक बार का रीजन ये भी था कि ग्लोबल डिमिंग हो गई और वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण अपना एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था। तो ये चीज़ है। सो वॉल्केनोज किस किस चीज़ से बने होते हैं, वाटर वेपर एंड गैस। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ मैं, 60%। दूसरा किस चीज़ से, तो मैग्मा से। एंड थर्ड अभी हमने ऊपर देख लिया, पायरोक्लास्टिक मटेरियल। तो ये चीज़ है गाइस। तो वोल्केनोज जब बनते हैं, जब वोल्केनो का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये अर्थ क्रस्ट मैग्मा है यहाँ पे, ये मैग्मा है और सीधा ही ऐसे इरप्ट होने लग गए, ऐसे नहीं। वो जब बनते हैं तो वो नीचे में कुछ प्रॉपर फीचर्स बनाते हैं। हाँ, कुछ ऐसे फीचर्स बनाएंगे, कुछ ऐसे फीचर्स बनाएंगे, या कुछ ऐसे फीचर्स बनाएंगे। तो इन फीचर्स को हम पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि इन फीचर्स को पढ़ना जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं गाइज, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो वोल्केनो दो टाइप से हम लोग पढ़ते हैं इनके लैंड फॉर्म्स को, एक होता है इंट्रूसिव एंड द अदर वन इज एक्सट्रूसिव लैंड फॉर्म।
सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म से। सो गाइस ये देखिए, ये फिगर है, दिस फिगर इज ऑफ इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। सबसे नीचे मैं आपको फोकस करना चाहता हूं कि आप इस पॉइंट पर फोकस करें, दिस पॉइंट जहां मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। इस चीज को, येलो विजिबल नहीं है, आई वॉन्ट यू पीपल टू, यस, लेट्स use this. So wait a second guys, yes fine. So ये ब्लू मार्कर देखो, हाँ तो इधर देखो आप सबसे नीचे की ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये क्रस्ट है अर्थ का, और ये मतलब कि किसी माउंटेन है, ये कोई माउंटेन है, तो इसका बिल्कुल बॉटम का पार्ट है, ये बॉटम पार्ट। तो इस बॉटम पार्ट को ही हम कहते हैं, जो फर्दर नीचे मैग्मा से कनेक्ट है, तो इस बॉटम पार्ट को हम क्या कहते हैं, तो इस बॉटम पार्ट को हम कहते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ मतलब बहुत ही, मतलब कि माउंटेन के बिल्कुल बॉटम पार्ट होते हैं और जनरली ये विजिबल नहीं होते हैं। बट एक अच्छा फैक्ट बताता हूँ कि रांची इंडिया में, अगर कोई कहे कि आप एग्जांपल दो जहाँ पे एक्सपोज्ड है बैथोलिथ, आम जनता को दिखती है, आम लोगों को दिखती है, तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि रांची, यस, कैपिटल ऑफ झारखंड, रांची, धोनी का घर। सो रांची एक एग्जाम्पल है एक्सपोज्ड बैथोलिथ का। फर्दर गाइज अगर हम इसके ऊपर चलें तो आप यहाँ पर देखोगे, तो इस मैग्मा से या इस बैथोलिथ से एक पाइप निकल रही है। ये जो पाइप देख रहे हो बिल्कुल जहाँ से मेरी ब्लू मार्कर या पेन जो भी कह लो ये जा रही है, तो ये एक पाइप है। इस पाइप के थ्रू पूरा ये मैग्मा ऊपर की ओर जा रहा है, और ये मैग्मा ऊपर की ओर जाके यहाँ पे इरप्शन कर रहा है। कौन सा इरप्शन करेगा गाइज, तो ये वायलेंट इरप्शन कर रहा है। और यहाँ पे देखो आप माउंटेन्स बने हुए हैं, ये माउंटेन्स देखो, मैंने रेड कलर मैग्मा मतलब लावा थोड़ा सा दिखाने के लिए रेड कलर यूज करा है। तो ये माउंटेन्स आपको बने हुए दिख रहे हैं, ये माउंटेन्स बने हुए दिख रहे होंगे गाइज आपको। तो ये माउंटेन्स आपको बने हुए दिख रहे हैं। फर्दर इसी बैथोलिथ से यहीं से नीचे से एक और पाइप निकल रही है, यहाँ देखो, यहाँ ये इस एरिया में। तो यहाँ पे जो एक पाइप नीचे से निकल रही है बैथोलिथ से, ये फर्दर लीड करता है एक ऐसे डिज़ाइन को, एक ऐसे लैंडफॉर्म को जो आइडेंटिकल होते हैं। एक होता है एंटीक्लाइन पे और एक होता है सिंक्लाइन पे। हमने कल पढ़ा था कि एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन किसको कहते हैं। ये जो अपर पोर्शन है यहाँ पे, दिस इज एंटीक्लाइन, वेयर एज जो ये लोअर पोर्शन है दिस इज सिंक्लाइन। तो एक एंटीक्लाइन पे एक फीचर बनेगा और उसी के जस्ट एडजेसेंट सिंक्लाइन पे एक फीचर बनेगा। सो दिस थिंग, इस फीचर को हम क्या कहते हैं, तो इस फीचर को हम कहते हैं फैकोलिथ। फिर से इमेजिन करो कि एक सेंट्रल पाइप है, एक पाइप है जो फिर से बैथोलिथ से कनेक्टेड है। नीचे से जैसे ही ऊपर से पाइप जा रही है, एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है अर्थ के अंदर में। ये सारे स्ट्रक्चर्स अर्थ के अंदर में ही है, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, तो वी आर स्टडिंग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। सो ये अर्थ के अंदर की पार्ट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एक पाइप है, एक पाइप के थ्रू मैग्मा ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और एक कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। उस कोन शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैकोलिथ। ये नाम का ही गेम है गाइज, ये नाम पूछते हैं कि कौन सा शेप्ड होता है, तो इसको हम कहते हैं लैकोलिथ। क्यों, कैसे याद रखना है, कोन शेप्ड, यहाँ पे भी सी आ रहा है, लैको, हाँ, तो आपको याद रखना है कि लैकोलिथ इज कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। फैकोलिथ पेयर से याद रख सकते हो कि दो पेयर्स बनते हैं, एक एंटीक्लाइन पे और एक सिंक्लाइन पे एक पेयर बनता है, एक एंटीक्लाइन पे होता है और एक सिंक्लाइन पे होता है, नीचे एक पाइप से कनेक्टेड होता है। सो दिस इज गाइज फैकोलिथ। फर्दर अभी राइट साइड आ जाओ, ये लोपोलिथ जहाँ लिखा है, तो इधर भी देखो कि एक पाइप से कनेक्टेड है, सेंट्रल पाइप से, और यहाँ से मैग्मा इधर जा रहा है। तो ये मैग्मा जब जा रहा है तो एक सॉशर शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो एक सॉशर शेप्ड, दे ऐसा है जैसा मैंने अभी बनाया। तो ये जो सॉशर शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है ना, दिस सॉशर शेप्ड, इस सॉशर शेप्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लोपोलिथ। दिस सॉशर शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज लोपोलिथ। फर्दर इसके ऊपर वाले सेगमेंट में चले जाओ, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ट्रांसवर्सल या कह लो वर्टिकल लाइन जा रही है, थोड़ी सी डायगनली है। तो ये जो वर्टिकल लाइन या डायगनली लाइन जाती है, तो इसको हम कहते हैं डाइक्स। क्या बोलते हैं, DYKE, वर्टिकल
लाइन, वर्टिकल मूवमेंट, वर्टिकल लाइन नॉट वर्टिकल मूवमेंट, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइक। वेयर एज जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो, जो हॉरिजॉन्टल हो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको अपन कहते हैं सिल। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, दिस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इज नथिंग बट सिल। यहाँ पे भी देखो ये डाइक और ये सिल। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रूसिव लैंडफॉर्म गाइस। इसको मैं एक अच्छे से भाषा में यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सबसे नीचे बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, तो बेस ऑफ माउंटेन कह लो। रेयरली, इसके कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, रेयरली एक्सपोज्ड, और जिधर एक्सपोज्ड हो गया है, एग्जाम्पल रांची, एक्सपोज्ड बैथोलिथ। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, तो दूसरा हमने पढ़ा है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या है गाइस, पेयर्स में होते हैं, पेयर में होता है, वन ऑन, ये ऐसे बता देता हूँ, एंटीक्लाइन, अनदर वन ऑन सिंक्लाइन। ये याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर क्वेश्चन आता है इससे। तीसरा अगर हम देखें तो हम देख लेते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ कोन शेप्ड होता है, याद रखना है गाइस, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर हम फोर्थ पॉइंट देखें तो एक होता है लोपोलिथ। लोपोलिथ क्या होता है गाइस, तो लोपोलिथ हम प्रॉपर सॉशर शेप्ड होता है। यही क्वेश्चन पूछते ही हैं कि सॉशर शेप्ड स्ट्रक्चर कौन सा होता है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ। कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में, तो इनको याद रखो कि सॉशर यानी कि गाइस बर्तन कह लो, बर्तन जैसे बीच में बर्तन में जगह होती है ना, तो वैसा स्ट्रक्चर होता है, तो आप सॉशर शेप्ड स्ट्रक्चर ये याद रख सकते हो। फर्दर अगर हम चले सिल और डाइक देखें, तो सिल इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल, डाइक वर्टिकल। So this is all about intrusive landform। और गाइज ये कर लिया ना, मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का ही है। सो ये हो गया इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। अगर एक मैं अच्छी इमेज भी दिखाती हूँ, तो मैंने खुद से बनाई थी ये इमेज, हाँ, बट मैं एक आपको प्रॉपर इमेज भी दिखा देता हूँ ताकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जस्ट अ सेकेंड गाइज। या गाइज ये फोटो ले आया मैं, तो ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले अपन क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो सबसे इसलिए देखो, ये देखो सबसे नीचे में बॉटम में बैथोलिथ, अभी बताया था एग्जाम्पल रांची, याद हो गया, याद करवा दिया मैंने आपको अभी तक तो। देन एक सेंट्रल पाइप भी गई हुई है, देखो सीधा, हाँ यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन हो रहा है, ये पैरासाइटिक कोन, ये सब क्या है, ये सब मैं आगे बताऊंगा। तो आप यहाँ से देखोगे कि बैथोलिथ से एक एक्सटेंशन निकला, तो वैसे देखो कि ये एक एक्सटेंशन निकल रही है यहाँ से बैथोलिथ से, आप देखो ग्रीन मार्क को फॉलो करना, तो ये एक्सटेंशन निकल रही है, और ये एक्सटेंशन क्या कर रही है, तो देखो यहाँ पे एक एंटीक्लाइन पे बना हुआ है फीचर, और एक दूसरा फीचर यहाँ पे सिंक्लाइन पे बना है। एक एंटीक्लाइन पे फीचर बना और दूसरा एक सिंक्लाइन पे बना है, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, हमने नहीं मतलब ज्योग्राफर्स ने, तो इसका नाम क्या दिया था गाइस, फैकोलिथ। सेम वे ऊपर देखो, ये देखो वर्टिकल मूवमेंट डाइक, हाँ, और इधर आ जाओ लेफ्ट साइड में, ये देखो सेल, क्या है सेल, हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो सेल है। ये देखो सॉशर शेप्ड, बर्तन की शेप का है, कढ़ाई मान लो ना, कढ़ाई बीच में से थोड़ी डेप्थ है इसमें, तो ये सॉशर शेप्ड है, और इसका नाम क्या है, लोपोलिथ। आई होप यू पीपल आर गेटिंग दिस नाउ। हाँ, और यहाँ देखो ये बिल्कुल राइट साइड में जहाँ फैकोलिथ लिखा है, ये एरिया वाइज, ये देखो लैकोलिथ, क्या बोला था, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, सो दिस इज नथिंग बट लैकोलिथ। दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। ये याद कर लिया ना, ये 5 नाम गाइस, 5 नाम को 5 बार बोलो, जय माता दी। एग्जाम में कुछ नहीं होने जा रहा, फिर ये क्वेश्चन प्यार से करोगे। सो गाइस अभी अपन बात करते हैं इसके बाद,
हम स्टार्ट करते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। क्या स्टार्ट करेंगे गाइज अपन अब? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। सो गाइज, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में देखते हैं। एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अगर हम यहाँ से देखें ना, सबसे नीचे टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट, तो ये देखो ऐश एंड सिंडर वोल्केनो दिख रहा है, ये है। उसके बाद कंपोजिट वोल्केनो, कैल्डेरा, एंड देन फर्दर शील्ड एंड फिजर एंड ऑल दिस। तो ये कुछ वोल्केनो के टाइप्स हैं, मतलब एक्सट्रूसिव वोल्केनो के। हाँ, तो अब आओ इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। कुछ नहीं है, इजी है, बहुत प्यार से समझ आएगा, समझना, रटना नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें ना गाइस, ऐश एंड सिंडर वोल्केनो को, तो ऐश एंड सिंडर वोल्केनो में क्या होता है ना, सपोज दिस इज ऐश एंड सिंडर वोल्केनो। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ये बना होता है ऐश से एंड सिंडर से। ऐश क्या है? वोल्केनो से जो ऐश निकलती है वो होगी, ये वोल्केनो से ऐश निकली, और ये जो देखो ब्लू मार्क कर रहा हूँ मैं, ये वोल्केनो से ऐश निकली। और सिंडर क्या है? तो रॉक फ्रैगमेंट्स, इसका ही फैंसी नाम दे दिया इन्होंने, सिंडर। तो ये सिंडर ऐसे ऐसे जो ऑरेंज डॉट है। सो ये चीज़ है। जब ये ऐश, एक लेयर ऐश होगा, एक लेयर भी नहीं, थोड़ा ऐश थोड़ा सिंडर, थोड़ा ऐश थोड़ा सिंडर, तो जब ऐसी चीज़ें चलेंगी तो दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऐश एंड सिंडर कोन और वोल्केनो। तो ये होता है गाइस ऐश एंड सिंडर वोल्केनो। अगर हम दूसरे वोल्केनो का देखें, और ऐश एंड सिंडर वोल्केनो क्या होता है ना कि ये मतलब इनकी हाइट बहुत ही लो हाइट, लोअर हाइट। हाँ, वाई? क्योंकि ऐश यार, ऐश क्या है, मतलब बहुत ही सेडिमेंट्री है ऐश तो, और मतलब लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड, हेंस लोअर हाइट। एंड सेल्डम, मतलब बहुत ही कभी कभार ये एंट हिल कितनी ही हाइट की होती है? रीचेस हाइट ऑफ एंट हिल। आप खुद अंदाजा लगा लो कि कितनी हाइट होती होगी। अगर हम सेकंड देखें, ऐश एंड सिंडर को हमने देख लिया गाइस। अगर हम सेकंड देखें ना, तो ऐश एंड सिंडर के बाद था, आप कह लो कंपोजिट, या फिर इसको स्ट्रैटा वोल्केनो भी कहते हैं। क्यों? ओके गाइस, वॉच दिस। ठीक है, ये आपका पूरा वोल्केनो अपना। ओके, एक लेयर यहाँ पे गया, और फिर एक लेयर, फिर एक लेयर, और फिर एक लेयर। मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये हो गया। हेयर, ये जो ब्लू कलर है ना, ये रॉक फ्रैगमेंट्स को डिनोट कर रहा है, एंड ये जो ऑरेंज है ये आपको डिनोट कर रहा है लावा को। तो आप देखो कि एक लेयर लावा, दिस लेयर इज लावा। हाँ, और इसके बाद का जो लेयर आ रहा है ना, ये इसके बाद का जो लेयर आ रहा है गाइज, दिस लेयर इज ऑफ रॉक फ्रैगमेंट्स। ऐसा ही फर्दर चलता गया कि एक लावा आया, फिर रॉक फ्रैगमेंट्स, फिर लावा, फिर रॉक फ्रैगमेंट्स, लावा, रॉक फ्रैगमेंट्स। तो ये बहुत ही सीमेंटिफाइड हो जाता है, मतलब हाईली सीमेंटिफाइड, मतलब पूरा एकदम बिल्कुल स्ट्रांग एक माउंटेन का फीचर बना लेते हैं। सो नाम इसका देखो स्ट्रैटा वोल्केनो क्यों पड़ा? क्योंकि एक लेयर कह लो आप लावा का है, दूसरा लेयर रॉक का है, फिर लावा, फिर रॉक, फिर लावा, फिर रॉक। तो एक बिल्कुल सीमेंटिफाइड कर दिया स्ट्रक्चर को, तो इसलिए स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्ट्रैटा वोल्केनो या फिर कंपोजिट वोल्केनोस। ये इरोड नहीं होते। इरोड क्यों नहीं होते? बिल्कुल क्योंकि सीमेंटिफाइड हो चुके हैं, नॉन इरोडेबल। उसके बाद ऑफ ग्रेटर हाइट क्यों? क्योंकि कंपोजिट हो रहा है, एक्यूमुलेट होते जा रहा है, और इरोजन हो नहीं रहा, तो हाइट इनकी बढ़ती जाती है। कुछ इनके अगर एग्जांपल्स देखो, सबसे प्रोमिनेंट इंडिया में वोल्केनोज ना सिर्फ अंडमान एंड निकोबार में। हाँ, और वहाँ पे भी बैरन आइलैंड। तो ये याद रखना है कि बैरन आइलैंड है इंडिया का, और एक और है नारकोंडम। दोनों ही, ये दोनों ही गाइस आपको एट द रेट कहाँ पर हैं? तो अंडमान में, अंडमान एंड निकोबार में।
और भी हैं गाइज एग्जाम्पल बैरन आइलैंड के अलावा, जैसे कह लो माउंट शास्ता। माउंट शास्ता आपका ये यूएसए में आ जाता है। उसके बाद माउंट स्ट्रॉम्बोलाई, ये नाम तो याद ही रखो। ये किधर है आपको, माउंट स्ट्रॉम्बोलाई, माउंट एटना एंड माउंट वेसुवियस। यार स्पेलिंग के लिए मैं गारंटी नहीं देता। तो ये तीनों, ये जो माउंट स्ट्रॉम्बोलाई है, माउंट एटना एंड माउंट वेसुवियस, ये तीनों ही आपको अपने इटली में मिलेंगे। आपको यार मतलब छोड़ो, माउंट शास्ता हो गया, माउंट स्ट्रॉम्बोलाई इटली। एक माउंट कोटोपैक्सी भी है, ये आपको किधर मिलेगा, ये इक्वाडोर में मिलेगा। सॉरी, ये आपको किधर मिलेगा, तो इक्वाडोर में मिलेगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं गाइस। मतलब एक किलिमंजारो याद रखो, एक फेमस एग्जाम्पल है ये अफ्रीका का, किलिमंजारो। तो ये याद रखना है गाइस कि पूछते हैं क्वेश्चन कि कंपोजिट वोल्केनो है, कौन सा वोल्केनो है, तो माउंट किलिमंजारो इज इन अफ्रीका। तो ये याद रखना कि ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो कंपोजिट यानी कि स्ट्रैटा वोल्केनोस के हैं। अगर आज हम अभी हम बात करें आगे कि थर्ड टाइप ऑफ वोल्केनो, तो थर्ड टाइप ऑफ वोल्केनोस कह सकते हो पैरासाइटिक। पैरासाइटिक वोल्केनो क्यों, नाम से सोचा करो कि यार पैरासाइट नाम क्यों दिया किसी वोल्केनो का। तो सपोज करो दिस इज अ वोल्केनो, एक यहाँ से मेन फीडर पाइप जा रही है जहाँ से मैग्मा निकलेगा, हाँ, और यहाँ से निकल भी रहा है, बट इसी पाइप से मल्टीपल और जगह से इरप्शंस हो रही हैं। तो ये क्या कर रहा है कि एक पैरासाइट की तरह ये पाइप्स काम कर रहे हैं, ये पाइप्स, ये एक पैरासाइट की तरह काम कर रहे हैं। इधर से ये जो मेन पाइप है ना, दिस मेन पाइप जिधर मैं स्केच कर रहा हूँ, ये मेन पाइप है, यहाँ से एक पैरासाइट की तरह सक आउट कर रहे हैं, तो इधर इधर इरप्ट कर रहे हैं। तो दिस इज पैरासाइटिक वोल्केनो। इसका कुछ खास एग्जाम्पल है नहीं एट सच। तो एक अगर कह लो एग्जाम्पल, तो माउंट शास्ता में ये देखने को मिलता है। माउंट शास्ता हमने ऊपर पढ़ा है अभी पैरासाइट कंपोजिट वोल्केनोज में। कंपोजिट वोल्केनो है ही, साथ के साथ वो पैरासाइटिक भी है। किधर है माउंट शास्ता, तो माउंट शास्ता इज इन यूएसए। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है माउंट शास्ता गाइस। अभी अगर हम इसके बाद बात करें एक चौथे टाइप की वोल्केनो के बारे में, तो इस वोल्केनो को गाइस हम कहते हैं, इंपॉर्टेंट वन है, शील्ड वोल्केनो। कैप्टन अमेरिका का शील्ड नहीं, ये है शील्ड वोल्केनो। नाम से ही पता लग रहा है कि शील्ड क्यों। तो शील्ड वोल्केनो इसलिए क्योंकि ये बेसिक लावा से बना होता है। बेसिक लावा अभी हमने पढ़ा था, बेसिक लावा मतलब कि सॉलिडिफाई धीरे होगा, हेंस ट्रैवल करेगा ग्रेटर डिस्टेंस। तो सपोज करो कि यहाँ से मैग्मा निकला, ये निकला 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 निकला, यहाँ 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 ऐसे, यहाँ ऐसे, तो ये पूरा एक शील्ड बना दिया इसने। तो ये एक जो पूरा शील्ड बन गया ना, दिस शील्ड, इसलिए इसका नाम पड़ा है शील्ड वोल्केनोज। ये शील्ड वोल्केनोज हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम आपको प्लेट्यूज बनाएंगे, प्लेट्यूज। गॉट दिस गाइस। इसका एग्जाम्पल अगर कोई कहो तो मैं दे सकता हूँ आपको कि रियूनियन आइलैंड, जो फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रियूनियन आइलैंड इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट, सॉरी दिस इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट, ये जो इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट जो जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ये क्यों है, तो ये रियूनियन आइलैंड के कारण ही ये ब्लैक सॉइल मिलता है। तो ये रियूनियन आइलैंड, दिस रियूनियन आइलैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ शील्ड वोल्केनो। ये चीज़ हो गई। अगर हम, ये बेसिकली मेन टाइप्स है वोल्केनोज के, शील्ड वोल्केनोज, पैरासाइटिक वोल्केनोज, देन आपको कंपोजिट और स्ट्रैटा वोल्केनोज, और एक यहाँ पे एशन सिंडर कोन। यही, इसी में से क्वेश्चन आता है सीडीएस में या सीएपीएफ में। अगर हम एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि क्रेटर, एग्जाम में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्रेटर लेक इन इंडिया। तो इसका आंसर याद रखना, लोनार लेक। कहाँ पर है, लास्ट ईयर या इस ईयर के स्टार्टिंग में न्यूज़ में था, क्योंकि ये पिंक हो गया था ये लेक। वो किसी एक ऑर्गेनिज्म, मतलब बैक्टीरिया या वायरस, आई डोंट रिमेम्बर,
एक बैक्टीरिया के मिलने से, मतलब इस लेक में एक बैक्टीरिया मिलता था जिसके कारण इस लेक का कलर पिंक हो गया था। सो दिस लेक वॉज वेरी मच इन न्यूज़। तो इस लेक का नाम याद रखना कि ये जो लोनार लेक है ना, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और इंडिया में एक क्रेटर लेक, जो क्वेश्चन पूछते हैं कि विच इज़ अ क्रेटर लेक अमंग दीज, तो इसका आंसर लोनार लेक होगा। तो ये याद रखो कि क्रेटर होता क्या है। तो एक वोल्केनो है, समझे, ये इसकी ओपनिंग है। तो दिस ओपनिंग इज नोन एज क्रेटर। और जब यही क्रेटर, ये ओपनिंग बहुत बड़ी हो जाए तो दिस ओपनिंग इज नोन एज कैल्डेरा। दिस ओपनिंग इज नोन एज कैल्डेरा। क्रेटर, कैल्डेरा, ये चीज़ें याद हो गई होंगी आपको, आई बिलीव। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपको एक प्रोमिनेंट, जो यहाँ के क्या बोलते हैं, मतलब इंडिया के आसपास के या जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट वोल्केनिक वो वोल्केनोज हैं उनका बता दूं, कि जैसे माउंट शास्ता यूएसए में है, नारकोंडम और बैरन आइलैंड इंडिया में पाया जाता है, अंडमान में। तो मैं सोच रहा हूँ एक लिस्ट आपको दे दूंगा, लास्ट में लगाता हूँ इसके। तो ये चीज़ हो गई गाइस। इसके बाद अभी हम लोग क्या देखते हैं कि एक हॉट स्प्रिंग और गीज़र, ये कंसेप्ट भी ना इससे ही एसोसिएटेड है, वोल्केनोज से। ये देख लेते हैं, उसके 10-15 मिनट के बाद और है, लेक्चर का बाइंड अप कर दूंगा। सो गाइज, हॉट स्प्रिंग्स और गीज़र्स के बारे में देखा जाए तो सपोज़ करो कि ज्योग्राफी सपोज पे बहुत चलती है। अभी अभी सपोज कर लो क्लाइमेटोलॉजी में बिल्कुल इमेजिनेशन पे है, और आप रियल लाइफ इमेजिनेशन है। आप उस टाइम बता पाओगे फिर कि भाई आज बारिश होगी नहीं होगी, या फिर बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, ये रीजंस आपको लग जाएंगे पता, और फिर ज्योग्राफी में इंटरेस्ट बनता है गाइस। तो सपोज करो कि ये अर्थ है अपना, और ये है अपना मगमा, नो नो नो, मगमा नहीं, मैग्मा। तो ये है मैग्मा। तो जब ये जो ग्राउंड वाटर है ना, ये ग्राउंड वाटर, ये पानी जब डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाए ना मैग्मा से, तो ये पानी हीटअप होगा, क्योंकि मैग्मा तो भाई मॉल्टेन फॉर्म में है, हीटअप होते जाता है। तो जब ये हीटअप होते 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 एक्सपैंड होने लग जाता है, एक्सपैंड होते होते किसी पॉइंट पे ये गीज़र के रूप में, ये हॉट स्प्रिंग के रूप में ऐसे अपने ऊपर वाले पानी को गर्म कर देगा, इसके ऊपर वाले पानी को गर्म कर देगा, और यहाँ पे भी पानी गर्म हो जाएगा, या तो ऐसे निकल जाएंगे ये हॉट स्प्रिंग्स। या फिर कई बार क्या होता है कि यहाँ पे पानी ऐसे गर्म हुआ, एक्सपैंड होते 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 इंटेंस फोर्स के साथ निकलता है। कई बार आपने देखा होगा कि ज़मीन के नीचे से एकदम से पानी निकलने लग गया, व्हाट्सएप पे वायरल वीडियोस आपने देखा होगा। तो ये जो ग्रेट फोर्स के साथ निकलता है ना, ये गीजर्स होता है। यही डिफरेंस भी है हॉट स्प्रिंग और गीजर्स में, कि हॉट स्प्रिंग कॉन्टिन्यूस फ्लो होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा, एक जगह है मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में, साथ में गुरुद्वारा भी है फेमस। तो ये जो मणिकरण है ना, यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है, नेचुरल हॉट स्प्रिंग है। हाँ, बहुत प्यार से यहाँ, मतलब ये आपको यहाँ पे आप देखोगे ना कि बहुत ही गर्म पानी, और बिल्कुल ये मेडिसिनल पर्पस के लिए भी लोग यहाँ जाते हैं कि भाई इस पानी में नहा के ना जो छोटे मोटे जो स्किन इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। या फिर बिहार में एक जगह है राजगीर, वहाँ भी है आपको ये हॉट स्प्रिंग। क्या होता है रीज़न, अभी मैंने बताया ना कि यहाँ पे नीचे में मैग्मा ग्राउंड वाटर उसके कांटेक्ट में आया, और ये एक्सपैंड होते 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 फर्दर अपने ऊपर के वाटर सरफेस को भी इसने गर्म कर दिया है। तो दिस इज हॉट स्प्रिंग। वेयर एज गीजर्स हाई इंटेंसिटी के साथ ऊपर निकलते हैं, और आपको ये गीजर देखने को मिलता है। एक वीडियो वायरल हुई थी लास्ट ईयर, उसमें दिखा रहे थे कि कैसे ग्राउंड के नीचे से पानी निकल रहा है, लोग चमत्कार समझने लग गए थे, बट दैट इज़ नॉट चमत्कार, वो गीज़र है, ठीक है, नेचुरल गीज़र है बजाज का। सो ये चीज़ है। एक और चीज़ है कि कई बार क्या होता है ना कि आप वाटर वेपर्स निकल, मतलब कि एक धुआं टाइप का निकलने लग जाता है, फ्यूम्स। हाँ, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, तो उस चीज़ को अपन कहते हैं फ्यूमा रोल्स। ये भी मतलब बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। वाटर इवेपोरेट होगा, धुआं कह लो उसको, या फिर वाटर इवेपोरेट होते होते क्लाउडी फॉर्म में निकलने लग जाता है। जो स्टीम निकलती है ना वाटर इवेपोरेट होने के साथ ही, तो उस स्टीम को, ये जो स्टीम है, ये स्टीम कुछ नहीं है, इस स्टीम को हम लोग कहते हैं फ्यूमा रोल्स। और आपको मैं बता दूं कि ये हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स, गीजर्स तो कम, हॉट स्प्रिंग्स को आजकल हम लोग जियो थर्मल एनर्जी में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मणिकरण साहिब के पास जियो थर्मल एनर्जी का प्लांट के बारे में बात भी चल रही है।
सो ये जियोथर्मल एनर्जी और मेडिकल टूरिज्म के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स है। इस एरिया में जहाँ पे जाओगे ना, राजगीर वाले या मणिकर्ण वाले में, तो टूरिज्म ऑलरेडी है, बट मेडिकल टूरिज्म लाइक कि मेडिसिन या फिर इलाज करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग आए ना, उनको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म। सो दिस इज हॉट स्प्रिंग एंड गीजर। अभी अगर हम लोग बात करें कि वर्ल्ड वाइड वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, तो मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ आप लोग को, एक इमेज दिखाता हूँ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज। सो गाइज, ये स्लाइड है, ये इमेज देखो आप। तो उस दिन हम बात कर रहे थे, ये देखना, ये जो ट्रायंगल शेप्ड है ना, ये वोल्केनोज है और ये प्लेट बाउंड्री। तो अपन वोल्केनोज देखेंगे, तो आप ये देखो कि एक जो मैंने उस दिन रिंग ऑफ फायर की बात करी थी, ये देखो, ये इधर से और ये पूरा इधर से, तो दिस एंटायर पैसिफिक प्लेट, हाँ, और जो मैंने अभी पूरा मार्क किया, सर्कल किया है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग कह नहीं सकते, इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमने उस दिन देखा था रिंग ऑफ फायर, ये एक तो मतलब कि वर्ल्ड के 60% वोल्केनिक इरप्शन इधर ही होती है। उसके बाद एक आता है आपको इधर यूरोप में, ये जो इटली वाला, ये जो जर्मनी और फ्रांस से रिलेटेड जो एरिया आते हुए और ये पूरा इटली को कवर करता है, तो दिस इज़ नथिंग बट मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोलते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट फॉर बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोलते हैं। तो ये दो है, और यहाँ पर एक मिड ओशनिक रिज है, इस मैप में नहीं गिवन है। तो ये बेसिकली तीन होते हैं, एक रिंग ऑफ फायर, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और एक है मिड ओशनिक रिज। तो ये तीन ही है मेन जो वहाँ पे वर्ल्ड में वॉल्केनिक इरप्शन पाए जाते हैं। ये देखो अपना इंडिया, हमारा प्यारा भारत, प्रशांत सर। तो ये जो हमारा प्यारा भारत है ना, यहाँ पे इधर देखो कहीं भी आपको वॉल्केनिक इरप्शंस वाले वो नहीं दिखेंगे, जस्ट एक नारकोंडम और बैरन आइलैंड पे है, और वहाँ पे भी कौन से हैं, तो कंपोजिट वोल्केनोज। तो ये थी कि वोल्केनोज क्या है, कैसे है, क्या है क्या नहीं है, वोल्केनोज क्यों फॉर्म होते हैं, ये तो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स वाले लेक्चर में ही पढ़ लिया था, बट आई बिलीव आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ लास्ट में। यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि पूरा मैकेनिज्म समझा देता हूँ। मैकेनिज्म बिहाइंड इरप्शन, आई होप यू गॉट दिस। ये अर्थ है अपना, ये कॉन्टिनेंटल है, ये ओशनिक प्लेट्स है, और फिर यहाँ पे फिर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो ये ओपी है, ये सीपी है। तो जब ये ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, और नीचे में यहाँ पर मैग्मा दिखाना तो भूल ही गया। सो जो ये नीचे में यहाँ पे गाइस, ये जो नीचे में जो मैग्मा है, हाँ, ये मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। सो ये जो नीचे में मैग्मा है गाइस, तो यहाँ पर देखो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट है, इन दोनों में जो डेंसर होगा वो सबडक्ट करेगा। ये सबडक्ट करने लग गया नीचे की ओर, तो यहाँ पे रॉक फ्रैगमेंट्स टूटेंगे इस मॉल्टन में, यहाँ पे मॉल्टन मैग्मा में जाके एडअप होंगे, यहाँ की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, और यहाँ पर फिर ये लीड करेगा इरप्शन का। तो यहाँ पे जो इरप्शन होगा, एक वायलेंट इरप्शन कह लो, और जिसके कारण ऐसे फॉर्मेशंस हो जाएंगे, एक वायलेंट इरप्शन होगा। तो ये कौन सा इरप्शन होगा यहाँ पे गाइस, एसिडिक, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा इसका, ग्रेनाइट का। ये तो समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से गाइस। अब वहीं पे अगर मान लो ये ओशनिक प्लेट और ये ओशनिक प्लेट बीच से यहाँ से मतलब कि यहाँ से ये लोग ओशन डाइवर्जेंस होने लग गया, तो यहाँ से डाइवर्जेंस होने लग गया, तो यहाँ पे मैग्मा ऊपर की ओर आएगा, और ये मैग्मा जब ऊपर की ओर आएगा तो साइलेंटली इरप्ट होगा, फिशर इरप्शन होगा यहाँ पे गाइस। क्या निकलेगा यहाँ से, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बसाल्ट। सो यही है प्रोसेस गाइस, प्लेट टेक्टोनिक्स ही वोल्केनिज्म को पूरा अच्छे से समझा पाया है। हमने देख लिया ये मैकेनिज्म, इसलिए मैंने मैकेनिज्म स्टार्टिंग में नहीं कराया था, क्योंकि हम कवर कर चुके हैं। साइलेंट इरप्शन, फिशर इरप्शन, आप सब जानते हो कि साइलेंट इरप्शन और फिशर इरप्शन सेम है। वोल्केनिक इरप्शंस क्यों हो रहे हैं, क्या नहीं है, और कुछ। एंड गाइज, बिफोर एंडिंग दिस क्लास, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमने अभी तक वोल्केनोस के क्लासिफिकेशन पढ़े, उनके इंटीरियर और एक्सटीरियर फीचर्स यानी लैंड फॉर्म्स पे।
बट एक क्लासिफिकेशन होता है ऑन दी बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी, बोले तो कि कितने टाइम में वोल्केनोज इरप्ट होते हैं। तो अगर हम उस बेस पे क्लासिफिकेशन करें ना, तो सबसे पहले होता है एक एक्टिव वोल्केनोज, दूसरा डोर्मेंट वोल्केनोज, एंड द थर्ड वन इज एक्सटिंक्ट। एक्टिव वोल्केनोज बोले तो मतलब कि भाई फटते रहते हैं, लाइक कॉन्टिन्यूस इरप्शन होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कॉन्टिन्यूस इरप्शन। इसका एग्जांपल दे दो, माउंट एनाक क्रैकाटोआ, कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इस बार का CAPF क्वेश्चन था या पता नहीं CDS का क्वेश्चन था, किसी में तो आया था कि क्रैकाटोआ या एनाक क्रैकाटोआ किधर है, तो इंडोनेशिया में गाइस। अगर हम डोर्मेंट वोल्केनोज की बात करें तो लाइक 70-80 साल हो चुके हैं इनको लास्ट इरप्ट हुए, बट चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे भाई इरप्शन होगी इन फ्यूचर। और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज की अगर हम बात करें तो लाइक किसी ज़माने में ये शेर हुआ करते थे, बट अब इनमें जान बची नहीं है, लाइक दे आर डेड नाउ, डेड वोल्केनोज। इनमें कोई फ्यूचर में चांस नहीं है इरप्शन होने का। हाँ, एग्जाम्पल इसका कह लो अगर, तो इंडिया का बैरन आइलैंड कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर, नहीं, अंडमान एंड निकोबार। सो ये है क्लासिफिकेशन। पीरियोडिसिटी पे पूछ लेते हैं कई बार कि कोई माउंटेन दे दिया कि भाई ये माउंटेन एक्टिव है, डोर्मेंट है या एक्सटिंक्ट है, तो उस केस में हेल्पफुल हो जाता है कि, और रिसेंट ये मतलब ये वैसे ही माउंटेन वैसे वोल्केनोज ही देते हैं जो एक्टिव हो। इंडिया के केस में याद रखना, नारकोंडम एंड बैरन आइलैंड दोनों ही एक्सटिंक्ट हैं, बट अगर कोई माउंटेन वो अगर दे रहे हैं कोई वोल्केनो कि भाई ये वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो है या डोर्मेंट है, तो आप एक्टिव मारना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल चांस है 95% कि वो एक्टिव वोल्केनो का ही देंगे। इसका कुछ एग्जांपल जैसे क्रैकाटोआ हो गया, एनाक क्रैकाटोआ भी मैंने आपको बताया। अभी आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, यस, जिसकी कैपिटल किनशासा है, वहाँ पे भी एक वोल्केनो फटा था। आई डोंट रिमेंबर दी नेम, अजीब सा ही नेम है। सो वो मैं आपको CA में, करंट अफेयर्स में कवर कराऊंगा। सो दिस इज इट गाइज। एक और चीज़ याद रखो कि सत्यरूप सिद्धांत, हाँ, सत्यरूप सिद्धांत, a guy from West Bengal, he climbed 7 volcanic mountains जो हाईएस्ट है वर्ल्ड के, हर एक कॉन्टिनेंट से। वहाँ इसने ये करा, सत्यरूप सिद्धांत था। अगर पूछे कि फर्स्ट आर्मी ऑफिसर कौन था, तो आप कह सकते हो कर्नल रणवीर जमवाल। इंस्टाग्राम पे है ये, फॉलो करो इनको, अच्छा मोटिवेट करते हैं। तो कर्नल रणवीर जमवाल फर्स्ट इंडियन आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने वॉल्केनिक माउंटेन्स, मतलब 7 वॉल्केनिक माउंटेन्स कवर करे हैं। हाँ, इनकी मैं एक इमेज है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा गाइस, ये देखो, ये देखो गाइस। सबसे पहला अफ्रीका में किलिमंजारो, यस। देन आपका साउथ अमेरिका माउंट एकेनकागुआ, देन यूरोप माउंट एल्ब्रस, एशिया माउंट एवरेस्ट। ही हैज़ समिटेड लाइक एवरेस्ट को 4 बार, इनकी एक फिंगर भी चली गई थी एक समिट के दौरान, तो ही इज़ क्वाइट अ इंस्पिरेशनल गाय। सो यू कैन फॉलो दिस मैन ऑन इंस्टाग्राम। माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आया ऑस्ट्रेलिया में गए थे यहाँ पे। देन इन नॉर्थ अमेरिका माउंट डेनाली, एंटार्क्टिका माउंट विंसन। सो ही हैज़ कवर्ड द 7 समिट कह लो आप। सो ये चीज़ है गाइज। सो आई बिलीव वोल्केनिज्म आपको समझ आ गया होगा, दिस इज एनफ। ठीक है गाइज, दिस इज मोर देन एनफ। CDS CAPF में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है हर साल आपको, मतलब वोल्केनिज्म से रिलेटेड। सो आई बिलीव यू फाउंड दिस लेक्चर इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। दिस इज ऑल, दिस इज इट फॉर टुडे। अभी फ्लो नहीं बन रहा, बोलना सीख जाऊंगा थोड़ा सा। सो गाइज, मैसेजेस आ रहे हैं, चलो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू गाइज।